नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम इतिहास के जो हमारी सीरीज चल रही है, हिस्ट्री सीरीज, इंडियन हिस्ट्री सीरीज, उसके हम 8th वीडियो में पहुंच चुके हैं, जो कि पोस्ट मौर्यन पीरियड की हम बात करेंगे। इसमें पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद जो वंश हुए थे यहाँ पे भारत में, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और वह वंश किस प्रकार से फले फूले और किस प्रकार अंत में उनका फिर पतन हो जाता है या फिर नए वंशों का आवागमन हो जाता है, तो उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मौर्य काल के पश्चात भारत में ब्राह्मण वंश की नींव पड़ी थी। ईसा पूर्व 185 में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई और इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्य वंश में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर कौन आते हैं? बिंदुसार। उसके बाद आते हैं आपके अशोक सम्राट, और उसके बाद फिर अन्य और अंतिम जो उनके शासक थे वह कौन थे? तो बृहद्रथ उनके अंतिम शासक थे मौर्य वंश के। और उनको कौन मार देता है? उनके जो अमात्य यानी कि उनके जो उसमें अधिकारी होते हैं, सेनापति होते हैं, तो वह पुष्यमित्र शुंग होते हैं, और वह उनको हत्या करके फिर स्वयं शुंग वंश की वहाँ पे नींव डालते हैं। ये कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है? तो हो रही है 184-85 ईसा पूर्व, या फिर आप कह सकते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और सी जहाँ पे लग गया है तो वह है कॉमन एरा यानी कि ईसा पूर्व ईस्वी में। 3 वंश इसमें महत्वपूर्ण है इस काल में, जो मौर्य काल के बाद उस जगहों पे जो शासन का जो मगध वाला, हमने मौर्य का आपको इससे पहले मैप भी दिखाया था, तो मौर्य काल का जो काफ़ी ज़्यादा उनका जो साम्राज्य कितना बहुत ज़्यादा फला फूला था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि अब धीरे धीरे नए नए राज्य वहाँ पे उनका उदय होने लग गया, उनको नई नई भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ पे बनने लग गई, नए नए चीज़ें लोगों को पता लगने लग गई। तो अपने अपने फिर धीरे धीरे कृषि का जो उत्पादन है वो हर जगह पे धीरे धीरे बढ़ने लगा। नई नई खोजों के साथ में फिर नई नई चीज़ें भी, कृषि भी उत्पादन होने लग गया, कुछ व्यापारी वर्ग भी बनने लगे नए नए। तो उन्होंने फिर स्वयं की सत्ता हासिल करने की सोची। जो वहाँ पे उस समय के राजा रहे होंगे या जो वहाँ पे मुखिया टाइप के कुछ रहे होंगे, उन्होंने स्वयं की क्या किया उन्होंने स्वयं की सत्ता हासिल करने की सोची। और धीरे धीरे जब जो शासक थे वह उतने बलवान नहीं थे जितने कि हम बिंदुसार, चंद्रगुप्त बिंदुसार या फिर अशोक को मानते हैं, उतने उस प्रकार के शासक वहाँ पे नहीं थे, उनकी अच्छी उतनी कूटनीतियाँ नहीं रही होगी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो राज्य था वो सिमटता चला गया। और अगर मौर्य काल की हम बात करें तो हमने बताया था कि आपको अफगानिस्तान पूरे इलाके से लेते हुए कुछ पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर और दक्षिण भारत में कुछ जगहों को छोड़कर बाकी पूरे जो मैप था उसमें पूरा उनका साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे अब वो एक छोटा सा साम्राज्य हो चुका था। और वहाँ से फिर पुष्यमित्र शुंग ईसा पूर्व 185 में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके स्वयं फिर शुंग वंश की नींव वहाँ पे डालते हैं। तो इसमें हम जो चर्चा करेंगे वो 3 वंश इसमें महत्वपूर्ण 3 वंश हैं जो ब्राह्मण वंश हैं। तो वह है शुंग वंश, फिर उसके बाद कण्व वंश और फिर शातवाहन वंश। शुंग वंश के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है, कण्व वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन आंध्र जो शातवाहन वंश है उनका काफ़ी समय तक यहाँ पे राज्य रहा, तो उनके बारे में भी हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी शुंग वंश की स्थापना? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया। उनके जो राज पुरोहित थे वह कौन थे? तो पतंजलि। उसमें पतंजलि ने कौन सी महाभाष्य लिखा है और उन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन भी किया है। तो पतंजलि उनके राज पुरोहित उस समय हुआ करते थे जिन्होंने योग दर्शन को प्रतिपादित किया था। 2 बार उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? तो अश्वमेघ यज्ञ में ऐसा होता है कि एक राजा अश्वमेघ यज्ञ करता है और एक जो घोड़ा है, अश्व का मतलब है घोड़ा, तो घोड़े को खुला छोड़ देता है और वह जहाँ तक भी जाएगा उसका साम्राज्य वहाँ तक माना जाता था कि इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। और उस समय क्या होता है कि देश विदेश से मतलब उनके जो आसपास के जो राज्य रहे होंगे वहाँ से के राजा भी वहाँ पर उस यज्ञ में भाग लेने आते थे, और जो नहीं आता था तो उसको फिर तलवार के बल पर विजित भी किया जाता था। इनकी बड़ी बड़ी सेनाएं थी। तो अश्वमेघ यज्ञ किया मतलब घोड़े को छोड़ दिया और
घोड़ा जहाँ तक जिस भी दिशा में जाएगा, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक उस राज्य का साम्राज्य या उस राजा का साम्राज्य माना जाएगा। तो यही अश्वमेध यज्ञ था। और पुष्यमित्र शुंग के जो शुंग वंश है उसमें 2 बार अश्वमेध यज्ञ हुए थे। किन्होंने कराए थे? वो पतंजलि उनके राजपुरोहित थे, तो उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित करके साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। इंडो यूनानी शासक मिनांडर, हम यूनानी शासकों के बारे में, यूनानी, पार्थियन, शक, कुषाण, उनके बारे में भी हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके बारे में, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है। तो मिलिंद पन्ना होकर के एक पुस्तक भी है, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो मिनांडर को पराजित करके साम्राज्य का विस्तार किया था। भरहूत स्तूप का उन्होंने निर्माण करवाया। भरहूत स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और उसका निर्माण किसने कराया? तो फिर पुष्यमित्र शुंग वंश ने उसका निर्माण करवाया था। अंतिम शासक इनका जो था, जो शुंग वंश का है, तो अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने कर ली। और तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने कण्व वंश की नींव डाली थी। जो अंतिम शासक थे शुंग वंश के, तो वो थे देवभूति। और उनकी हत्या कब होती है? 73 ईसा पूर्व में। कौन करता है जी? तो वासुदेव नामक कोई उनका जो एक साथ मंत्री था, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। और उसके तत्पश्चात उन्होंने कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक है। उसके बाद है ब्राह्मण वंशों ने वैदिक यज्ञ को पुनः प्रारंभ किया, जो अशोक द्वारा अपेक्षित कर दिया गया था। अशोक ने क्या किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगर आपने अशोक मौर्य काल से संबंधित वीडियो अभी तक नहीं देखी है हमारी, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। और उसमें आपको जानने के लिए मिलेगा कि जो मौर्य काल है, मौर्य काल, ठीक है, 323 ईसा पूर्व से और 185-84 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है, उसमें मौर्य वंश किस प्रकार फला फूला और किस समय अपने उन्नति की और अंत में अवनति की तरफ अग्रसर हुआ। तो वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको पता लगेगा कि अशोक ने फिर कैसे कलिंग का युद्ध हुआ था, और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया था, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने क्या था कि उन्होंने बहुत सारे अभिलेख भी, हमने 11-12 अभिलेखों की हमने बात भी की थी। उस समय जो शिलालेख हैं उनकी हमने बात की थी, तो वह भी आप देख सकते हैं। अशोक ने क्या किया था कि कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उसके बाद उन्होंने जो पशु हैं, पशुओं पे दया और अहिंसा की बात उन्होंने की थी। यानी कि अब बलि जो विधि थी उस समय, तो बलि विधि को उन्होंने गलत ठहराया और बलि को बंद करने का निर्णय लिया था। और बोला भी, अपनी जनता को भी बोला था कि पशुओं पर दया करो और बलि को बंद करो। इस प्रकार से उन्होंने अपेक्षित, मतलब उन्होंने मना कर दिया था बलि के लिए। लेकिन फिर जो ब्राह्मण वंश आते हैं, जैसे पुष्यमित्र शुंग, ये ब्राह्मण वंश के माने जाते हैं। तो उस समय इन्होंने क्या किया था, दोबारा जो वैदिक युग में यज्ञ की जो बलि विधि थी वो उसको पुनः प्रारंभ इन्होंने किया था। इसके पश्चात यहाँ सातवाहन वंशों की स्थापना होती है। किसके बाद? जो कण्व वंश के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, सातवाहन वंश की स्थापना होती है। और 60 ईसा पूर्व में शिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी। सुशर्मा कौन था? तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, और प्रथम वासुदेव की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी। तो किसने डाली थी? शिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली थी 60 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम पीरियड में कई बार इसमें थोड़ा मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि 200 ईसा पूर्व के आसपास भी इनको आंध्र प्रदेश में बताया जाता है। लगभग 200 ईस्वी तक यह वंश चला। ठीक है, कौन सा वंश? सातवाहन वंश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन अब यह किसी एक जगह पर सिमट कर रह गया था। जब 200 सालों तक यह वंश चला, लेकिन धीरे धीरे फिर अन्य बड़े बड़े वंश, नए नए जो राजा थे वो बनते चले गए। उन्होंने विशाल सेनाएं रखी। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो पहले से चला रहा है वो धीरे धीरे अब जो उनके शासक रहेंगे वो सुयोग्य नहीं रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे शासन खत्म होता चला जाएगा और नए नए वंश अपने आप बनते चले जाएंगे। आगे आते हैं, हम शुंग वंश को थोड़ा सा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो शुंग वंश के जो शासकों की सूची है वो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है 185 से 149 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग, फिर अग्निमित्र, फिर वसु ज्येष्ठ, फिर वसुमित्र, फिर अंध्रक, फिर पुलिंदक, घोष शुंग, ब्रजमित्र, भगब्रद और देवभूति। अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। आपको
इतना सारे जो शासक हैं उनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में भी इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इतना डीप तो कभी नहीं पूछा जाता है। बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको यह बता दिया है। जो शुंग वंश का जो मैप में हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर उनका शासन था। तो जैसा कि हमने बताया था, जब हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे थे तो मौर्य साम्राज्य में इस प्रकार से फैला हुआ था, पूरा मौर्य साम्राज्य इधर 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 इतना सब मिला के इतना इतना फैला हुआ था। लेकिन अब शुंग वंश में देखिए शासन कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर शासन अब पहुँच गया है। बहुत सारे राज्य अब क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, उन्होंने अपनी सत्ता बना ली है। तो शुंग वंश का शासन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर था। शुंग वंश की जो भाषा मिलती है तो वह संस्कृत भाषा थी, ब्राह्मण वंश था तो ऑब्वियसली वहाँ पे संस्कृत भाषा को उन्होंने बढ़ावा दिया था। और जो पब्लिक की भाषा थी तो वो प्राकृत भाषा उस समय हुआ करती थी। धर्म की अगर बात करें तो हिंदू यानी कि जो वैदिक धर्म था उसको यह माना करते थे। शुंग वंश की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाती। ज़्यादातर यह पता चलता है कि शुंग उज्जैन के रहने वाले थे और उनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में पहले से थे। मतलब शुंग वंश की जो उत्पत्ति है कि भाई कहाँ से ये आए हैं या किस वंश से, कौन सी जगह से इनकी शुरुआत हुई, तो उसके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। बस यह पता चलता है कि यह उज्जैन, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, तो वहाँ के वो रहने वाले थे और उनके जो पूर्वज थे, शुंगों के जो पूर्वज थे, वह मौर्यों की सेवा में थे। ये मौर्यों के कुछ अधिकारी उस समय रहे होंगे। इस राज्य की सीमा चंबल की घाटी और मध्य गंगा की घाटी में सम्मिलित थी। चंबल की घाटी, ठीक है, चंबल की घाटी और मध्य गंगा की घाटी के में सम्मिलित थी उस समय। मैंने मैप में भी आपको दिखा दिया है। महत्वपूर्ण नगर पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा थे। विदिशा इनकी क्या थी, राजधानी थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी। तो इनके जो महत्वपूर्ण नगर थे, पाटलिपुत्र पहले से चला आ रहा था, फिर अयोध्या एक महत्वपूर्ण नगर हुआ और फिर विदिशा इनकी राजधानी थी। पतंजलि कृत महाभाष्य से हमें पता चलता है कि उन्होंने इस राजवंश के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में भी हमने इसमें बता दिया है। अशोक द्वारा निषेध कर दी गई बलि प्रथा को इन्होंने फिर से शुरू करवा दिया था। अशोक ने जिस बलि प्रथा को ख़त्म किया था, निषेध किया गया था, उन्होंने इस प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया था। यवनों के खिलाफ पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध किया और उन्हें परास्त किया था। यमन कौन है, वही यूनानी शासक जो हैं, उन्होंने युद्ध किया था। तो फिर पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें परास्त किया, यानी कि पराजित किया था, उन्हें युद्ध में हराया था। यवनों को चित्तौड़ में माध्यमिका नगरी, चित्तौड़ राजस्थान, अवध में साकेत, पांचाल और मथुरा आदि से उन्होंने खदेड़ दिया था। जो यवन थे उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू कर दिया था, यहाँ पे अपने अपने राज्य बसाने शुरू कर दिए थे। तो शुंगों ने क्या किया, चित्तौड़ में माध्यमिका नगरी, अवध में साकेत, पांचाल और मथुरा से उन्हें क्या किया, उन्हें दूर भगा दिया, उनको हरा के, उनके साथ युद्ध करके उन्हें हराया, पराजित किया और उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया। यवनों के आक्रमण की जानकारी पतंजलि द्वारा, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यवनों के आक्रमण की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इन जो मैं यहाँ पे लिखे गए हैं उन ग्रंथों से यवनों के आक्रमण की जानकारी भारत में प्राप्त होती है। पतंजलि द्वारा भी उनकी द्वारा जानकारी, जो पतंजलि के लिखे हुए जो पुस्तकें हैं तो उनमें भी उनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद गार्गी संहिता में भी यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। कालिदास रचित मालविका अग्निमित्र से भी इनकी जानकारी मिलती है, जिसमें यवनों की हार के बारे में बताया गया है। किसमें, कालिदास से रचित मालविका अग्निमित्र में यवनों की हार के बारे में बताया गया और अन्य किताबों में भी इस प्रकार से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यवनों ने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। अब क्या होता है कि अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा है, ठीक है, वो हमने छोड़ दिया और वह कहीं जा रहा है, ठीक है, सीमाओं तक, क्योंकि सीमाओं को रोक नहीं सकता था। अगर किसी ने रोक लिया राजा ने तो फिर उसे युद्ध करना पड़ेगा उस राजा से जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया है। तो फिर क्या किया था कि यवनों ने उस घोड़े को पकड़ लिया था। किस घोड़े को पकड़ लिया था, जो अश्वमेघ यज्ञ वाला घोड़ा जो घूम रहा था, तो उसे उन्होंने पकड़ लिया। तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या, एक युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी और इस स्थिति होने के साथ साथ क्या, युद्ध होता है और वह फिर यवनों को हराते हैं। बौद्ध रचनाओं ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म के प्रति उदार नहीं माना है। उनके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहारों को तोड़वाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई,
हो सकता है कि ऐसा भी कुछ बौद्धों के विरोध करने के कारण हुआ हो, क्योंकि शुंग काल में ही भरहूत स्तूप का निर्माण और सांची स्तूप की वेदिकाएं बनाई गई थी। जो वेदिकाएं हैं सांची के स्तूप की, जो रेलिंग हम कह सकते हैं उसे, वो जो बनाई गई थी तो किस काल में बनाई गई है? वो सांची का स्तूप का निर्माण किस समय होता है? तो अशोक के टाइम पे होता है। और जो उसकी वेदिकाएं थी तो वह कब बनी थी? तो शुंग काल में वह बनाई जाती हैं। तो बौद्धों ने क्या कहा था कि भाई वह एक उदार शासक, मतलब धर्म के प्रति उदार, बौद्ध धर्म के प्रति उतने उदार नहीं थे जिस प्रकार की अशोक थे या मौर्य काल के शासक हुआ करते थे। लेकिन यह, और उन्होंने यह भी कहा कि बौद्ध के विहारों को, जो बौद्ध जहाँ पे विहार बौद्ध धर्म के पूजा स्थल या फिर जहाँ पे वह रहते थे, जो मठ उनके होते थे, बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे उनके जो मठ होते थे, उनको उन्होंने तोड़वाया और बौद्ध भिक्षुकों की भी उन्होंने हत्या करवाई। हो सकता है कि कुछ बौद्ध भिक्षु उनके खिलाफ हों, उनके विरोध में हों, क्योंकि बलि प्रथा उन्होंने शुरू की थी। तो बौद्धों को शायद उस समय अच्छा ना लगा हो, तो उन्होंने वो उनके विरोध में आए हों, तो उन्होंने फिर ऐसा भी हो सकता, अब राजा है तो राजा किसी की हत्या भी करवा सकता था, तो ऐसा हुआ होगा। शुंग वंश में वैदिक धर्म को माना जाता था और इस समय भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। भागवत धर्म मतलब श्री कृष्ण का, जो श्री कृष्ण वासुदेव का जो धर्म जहाँ से उनकी शुरुआत होती है, तो वह भागवत धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? श्री कृष्ण वासुदेव की पूजा से भागवत धर्म की शुरुआत होती है। तो वैदिक धर्म और भागवत धर्म की इस समय बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी। मध्य भारत में की बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा और सत्ता विकेंद्रीकरण को रोका। सत्ता विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? जो आजकल आप पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं, तो वही सत्ता विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण है। मतलब सत्ता हर लेवल पे सत्ता किसी व्यक्ति को मिले, मतलब ऐसा नहीं है कि एक केंद्रीकरण हो रखा है सत्ता का, एक ही जगह एक ही व्यक्ति सत्ता चलाएगा, तो एक राजा के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब हो जाता है कि ऐसा नहीं है, राजा हो, सबके पास अपने अपने सत्ताएं हो, सबके पास क्या हो? मौका हो, सबके पास कुछ ना कुछ अपने लोकल लेवल पे कुछ करने का एक सत्ता हो, कि लोकल लेवल पे ही वो कुछ चीज़ों को काम कार्य कर सकें। तो सत्ता विकेंद्रीकरण वही है। तो सत्ता विकेंद्रीकरण को भी उन्होंने रोका, मतलब उन्होंने एक राज प्रथा चलाई थी। और साथ में मध्य भारत की बाहरी आक्रमणकारियों, जैसे कि यूनानी, शक, कुषाण जो आते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर हमले किए थे, उन्होंने यहाँ पे युद्ध किए थे, तो उनको भी इन्होंने पराजित किया और उन आक्रमणकारियों को रोका था। वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठा दिलाई थी इन्होंने। इसी कारण उनका शासनकाल वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल भी माना जाता है। यह आपको याद रखना है कि किसका काल वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। तो शुंग वंश का काल वैदिक धर्म का पुनर्जागरण माना जाता है, पुनर्जागरण काल माना जाता है। अंततः दुर्बल शासकों के कारण शुंग वंश का राज्य संकुचित होकर मगध की सीमाओं तक ही रह गया था और अंतिम राजा देवभूति की हत्या उसके ही मंत्री वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की नींव डाली थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दुर्बल शासक धीरे धीरे अयोग्य शासक आ गए और उससे क्या हुआ कि राज्य संकुचित हो गया, वो कुछ उतना ज़्यादा कूटनीति से नहीं चल पाए और राज्य संकुचित होता चला गया। और अन्य राजा जो थे, जो अन्य लोग थे, अन्य अन्य जगहों पे जो अन्य, जैसे यहाँ पर इन्होंने इतना बड़ा शासन है, धीरे धीरे क्या होगा कि जो हर जगह पे अब क्या के नए नए लोग खड़े होने लगे उनके विरोध में, राजाओं के विरोध में, क्योंकि अब वो अयोग्य थे, उतना कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनके पास उतनी कूटनीतियाँ नहीं थी, तो अब धीरे धीरे वो सिमट कर इतने में रह गए। इस प्रकार से सीमा मतलब संकुचित होकर कहाँ रह गया था? मगध की सीमाओं तक ही उनका राज्य रह गया था और उनके अंतिम राजा देवभूति की हत्या उनके ही मंत्री वासुदेव ने कर दिया और अंत में फिर कण्व वंश की वह नींव डालते हैं। कण्व वंश की अगर हम शासकों की सूची की बात करें तो इस प्रकार से 4 शासक, उसमें वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुस्मी नामक से या सुशर्मा भी बोला जाता है ना। शिमुख उनकी क्या करता है? हत्या करता है सुशर्मा की। और कौन सा वंश बनता है फिर? सातवाहन वंश, हम अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इनके 4 शासक हुए और इस वंश के शासन की ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। साम्राज्य वर्तमान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हो चुका था, ठीक है, क्योंकि नए उदय हो रहे राज्यों ने स्वयं को आज़ाद कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए जो उदय होते हैं, जो राज्य, जो इस प्रकार जो मैंने यहाँ पे आपको चित्र बना के दिखाया, नए नए राज्य वहाँ पे उदय होने लगे और उन्होंने स्वयं को आज़ाद घोषित कर दिया
और साथ में सेनाएं रख ली, तो फिर अब जो छोटा राजा होगा, जो अब इतना सिकुड़ कर रह गया, संकुचित होकर राज्य बन गया, तो अब उसके पास इतनी क्या है, सेनाएं नहीं है, मैन पावर नहीं है कि वह सबसे लड़ाई कर सके। अब चारों तरफ से भाई राजा हो गए, तो आप कैसे लड़ाई कर पाएंगे? आप यहाँ राजा भेजेंगे तो ये अपने सेना इससे मदद लेके फिर आपको हरा देगा, तो इस प्रकार से नहीं हो सकता था। तो राज्यों ने अपने आप को स्वयं आज़ाद कर दिया था और नए नए राज्य उदय हो रहे थे। अंतिम शासक अयोग्य और दुर्बल होने के कारण सुसीम ने उसे पदच्युत कर दिया और स्वयं की सत्ता बना ली थी। ठीक है, सुसीम या फिर सिमुक। उन्होंने क्या किया था कि जो अंतिम शासक था उनका, सुसमी, किसने किया था? सुसमी या फिर सुशर्मा भी कहा जाता है, सुसीम भी उन्हें कहा जाता है, तो उनको हराकर पदच्युत कर दिया था। किसने? सुशर्मा ने। और फिर कौन सी सत्ता बनाई थी? सातवाहन वंश। वैदिक धर्म की परंपरा को कर्ण वंश के संस्थापकों ने संरक्षण दिया था और इसे जारी रखा था। जो वैदिक धर्म था उन्होंने उसको, परंपराओं को संरक्षण दिया, अपने राज्य में फलाया फुलाया, मतलब क्या किया कि उन्होंने संरक्षण दिया, उसके बारे में लोगों तक चर्चा की और उसको आगे बढ़ाया, लेकिन हाँ आगे बढ़ाया और इसे जारी रखा था। सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो शासकों की सूची लगभग इनके 16 शासक हुए थे, महत्वपूर्ण शासक। तो अब 16 के 16 शासक आपको देखने की जरूरत में नहीं है, रटने की जरूरत में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिमुक, सातवाहन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलु मावी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण शासक थे इनके इस प्रकार से थे। सातवाहन वंश की जो भाषाएं थी तो इनमें प्राकृत भी थी, तेलुगु भी था, तमिल भी था और संस्कृत भाषा को भी इन्होंने संरक्षण दिया था और अपनाया था। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान और अमरावती में इनकी राजधानी थी। अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर इनकी राजधानी हुआ करती थी। अब देखिए आप कि राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये देखिए, ये राज्य है सातवाहन वंश का, ये सातवाहन वंश का राज्य का मैप है। सातवाहन राजाओं ने लगभग 300 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष शासन किया? तो उन्होंने लगभग 300 वर्ष शासन किया था। उत्पत्ति और मूल निवास से संबंधित विषयों में विद्वानों में मतभेद है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। माना जाता है कि वायु पुराण में लिखा गया था कि कण्व वंश के बाद कि एक शिमुक नामक व्यक्ति है, इस प्रकार से कुछ लिखा गया था कि वह आएगा और वह आंध्र व्यक्ति एक आएगा, हाँ आंध्र आएगा और वह फिर इसके बाद सब पे राज करेगा, ऐसा कुछ लिखा गया था। पुराणों में इन्हें आंध्र जातीय माना गया है, जबकि पुराणों में सातवाहन शासन का उल्लेख थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, मतलब विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद वाले स्टेटमेंट हैं। कैसे हैं तो देख लेते हैं। पुराणों में क्या माना जाता है? इन्हें आंध्र जातीय माना गया है, जबकि पुराणों में सातवाहन शासन का उल्लेख नहीं मिलता और सातवाहन राजाओं के अभिलेखों में आंध्र नाम का उल्लेख नहीं है। प्राचीन काल में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र को आंध्र प्रदेश या तेलुगु भाषी प्रदेश कहा जाता था। कब कहा जाता था? उस समय जब हम किसकी यात्रा पे हैं, तो हम प्राचीन काल की यात्रा पे हैं और हम लगभग कितने वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं? तो लगभग 2100-2200 वर्ष पुरानी हम बातें कर रहे हैं। प्राचीन काल में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र को आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी प्रदेश कहा जाता था, जिसके निवासियों के लिए ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में अनार्य शब्द का प्रयुक्त होता है। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं थे, जो अन्य लोग थे। एक बात हम यहाँ पे मान सकते हैं कि जब वहाँ पे वो कोई कबीलाई लोग थे, जो इनका कुछ कबीला रहा होगा, वो आर्य समूह में सम्मिलित नहीं थे, तो उन्हें अनार्य शब्द का प्रयुक्त हुआ था। किसमें? जो आंध्र प्रदेश और तेलुगु भाषी जो प्रदेश के जो क्षेत्र के लोग थे, तो उनके लिए ऐतरेय ब्राह्मण में अनार्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अनुसार विवाह संबंधों से जो कि आर्योत्तर के अनुसार वह जातियों से फलस्वरूप आंध्र पैदा हुए। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार क्या है कि जो विवाह संबंध फिर क्या हुआ था कि उन कबीलाई लोगों के बीच में और आर्यों के बीच में विवाह संबंध बने, फिर वहाँ से आर्योत्तर जातियों से फलस्वरूप आंध्र पैदा हुए, और जो कि एक वर्ण संकर हुआ, मतलब अलग अलग वर्ण में पैदा हुए। जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण का है और वह अगर किसी अन्य वर्ण में व्यक्ति शादी करता है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसे वर्ण संकर
जातियों में उसे रखा जाता है, जबकि सातवाहन वंश के लेखों के अनुसार वह ब्राह्मण वंश के थे या ब्राह्मण कुल के थे। अतः यह कहा जाता है कि केवल पुराणों के आधार पर हम आंध्र जाति का नहीं मान सकते। किन्हें नहीं मान सकते? सातवाहन को केवल हम पुराणों के आधार पर ही आंध्र जाति का नहीं मान सकते, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि सातवाहन कुल का नाम है और आंध्र शायद उनकी जाति होगी। तो इस प्रकार थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बनते हैं। सातवाहन वंश एक महान राजवंश के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। इनकी राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। उन्होंने संस्कृत को राजकीय भाषा के तौर पे, भले संस्कृत उनकी राज्य में उनकी भाषाएं, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्राकृत, तेलुगु, तमिल और संस्कृत थी, संरक्षण उनको दिया था, लेकिन उनकी जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृत थी, क्योंकि ज़्यादातर जो आम आदमी लोग थे तो वह उसी भाषा में बात किया करते थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में थी। इन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो सातवाहन वंश ने अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। ब्राह्मणों को भूमि दान का उल्लेख सर्वप्रथम इनके द्वारा ही मिलता है, और जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नानाघाट अभिलेख में है। नानाघाट अभिलेख में क्या मिलता है? ब्राह्मणों को भूमि दान देने का सर्वप्रथम उल्लेख नानाघाट अभिलेख में मिलता है, और वह किससे संबंधित है? तो सातवाहन वंश से वह संबंधित है। ऐसा भी माना जाता है कि मूल रूप से यह दक्कनी कबीलाई लोग थे। दक्कन का कौन सा भाग है? तो जो प्रायद्वीपी वाला भाग है, तो वह दक्कनी वाला भाग भी माना जाता है, जो पश्चिम वाला जो एरिया है। लेकिन वो खुद को ब्राह्मण होने का दावा करते थे। वह कबीलाई लोग थे, लेकिन वह माना जाता है ऐसा कि वह खुद को ब्राह्मण होने का दावा करते थे, और उनके लेखों में तो ऑब्वियसली लिखाई है कि वह ब्राह्मण कुल के थे। इनका पारिवारिक ढांचा एक अन्य प्रकार का माना जाता है। किस प्रकार का माना जाता है? तो अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पारिवारिक ढांचा ज़्यादातर क्या होता है कि पितृ सत्तात्मक होता था। जो आर्यों का मैं कहूँगा उत्तर वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक, ठीक है, परिवार समाज था। और पितृ सत्तात्मक का मतलब होता है कि पिता का बाद पुत्र को उस हिसाब से वंश चलेगा। स्त्रियों को ज़्यादा उसमें महत्ता नहीं दी जाती थी। जहाँ उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक समाज था, वहीं इनमें नाम के आधार पर मातृवंशीय सामाजिक संरचना के संकेत मिलते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि इनका एक पारिवारिक ढांचा एक अन्य प्रकार का था। यहाँ पे क्या होता है कि मातृवंशीय सामाजिक संरचना के संकेत मिलते हैं इनके जो नाम के आधार पर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर आपको बताया था, थोड़ी देर पहले, गौतमी पुत्र सातकर्णी पुलुभूमि पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुभूमि, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। इस प्रकार से मैंने उनके राजाओं के नाम आपको बताए थे। जैसा कि प्रायद्वीपीय भारत में पुत्र के नाम में पिता के नाम का अंश होता है, माता का नहीं होता है। उत्तर भारत में भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन जो दक्कन भाग है, थोड़ा सा प्रायद्वीपीय का ही भाग है वो, तो उसमें क्या होता था, जो इनका पारिवारिक ढांचा था इनका ही थोड़ा अलग था। उनमें मातृवंशीय सामाजिक संरचना के संकेत मिलते हैं। माँ के नाम पर राजा के नामकरण की प्रथा, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुममी और सातकर्णी और अन्य, जिसका अर्थ है कि माँ की उनके समाज में अधिक महत्ता थी। लेकिन बावजूद इसके सातवाहन राजकुल मूल रूप से पितृ सत्तात्मक था। क्यों था? क्योंकि राजा के बाद लड़का ही राजा का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। मतलब पुत्र का जो राजा था उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा, महिला नहीं हो सकती, यानी कि पुत्री नहीं होती थी। राजा को अलौकिक शक्तियों से दक्ष और धर्म का संरक्षक माना जाता था। उनको क्या माना जाता था? राजा स्वयं देवता से संबंधित है और उनको अलौकिक शक्तियाँ उनके पास हैं। उनको जो वैदिक धर्म था, उनको धर्म का संरक्षक उनको उस समय माना गया था। खुद को प्राचीन देवताओं को उन्होंने प्रतीक कहा था। जो राजा थे उस स्वयं को प्राचीन देवताओं का प्रतीक मानते थे, जिसका उद्देश्य शायद राजाओं को दैवीय सिद्ध करना रहा होगा। ब्राह्मणों और बौद्धों को करमुक्त गांव भी उन्होंने प्रदान किए थे। ब्राह्मण और बौद्धों को उन्होंने करमुक्त गांव प्रदान किए थे। और ब्राह्मण को दान देने का उल्लेख भी कहाँ पे मिलता है? तो नानाघाट अभिलेख, आपको याद रखना है, नानाघाट अभिलेख में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है, ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख। और किस समय की बात है? तो सातवाहन वंश के समय की बात है। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ वैदिक बलि विधि अभी भी जारी रखी। हालांकि भिक्षुओं को दान देकर बौद्ध धर्म को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। इन्होंने तांबे, चांदी, शीशे, पोटीन, कांसे जैसे सिक्कों का प्रचलन किया। इन सातवाहन राजाओं ने न सिर्फ आंध्र तक ही नहीं, महाराष्ट्र में भी अपना
राज्य इन्होंने स्थापित किया था। वहाँ पाए गए सिक्कों में उनकी सत्ता के वहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। जो सिक्के खुदाई में उत्खनन में जो सिक्के मिले होंगे वहाँ से, महाराष्ट्र से, तो वहाँ पे उनके सत्ता के प्रमाण पाए जाते हैं। कर्नाटक में भी इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया था। मतलब अच्छे शासक थे और काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी उन्होंने साम्राज्य की अपनी विस्तार किया था। उनके प्रतिद्वंदी शक शासक थे। शकों ने उन्हें पराजित भी किया। रुद्रादमन करके एक आता है, रुद्रादमन करके एक राजा आता है, शक राजा, तो उन्होंने इनको पराजित भी किया और महाराष्ट्र और अन्य पश्चिमी राज्य भी जीत लिया था। लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उन्हें दोबारा से, उन्होंने जब अपना खोया हुआ गौरव उन्होंने प्राप्त किया, मतलब उन्होंने क्या किया कि नई सेना बनाई होगी, सेना से फिर उन्होंने उनको हराया था। जब वो राजा बने थे तो उन्होंने फिर क्या किया, शकों को हराया और अपना खोया हुआ गौरव वापस प्राप्त किया। उन्होंने शकों से कोंकण और मालवा को हारने के पश्चात पुनः जीता था। शकों से उन्होंने कोंकण तट, कोंकण का जो एरिया है वो और मालवा वाला जो एरिया है उसको भी वह हार चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर वापस से उसको फिर पुनः जीता था। विदेशी व्यापार के प्रति भी उनका लगाव था, जो कि उनके सिक्कों पर जहाज के चित्रों से समझा जा सकता था। वो चाहते थे विदेशी व्यापार भी उस समय शायद चलता होगा और वह करते होंगे, तो क्योंकि उनके जो सिक्के हैं उस पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। उन्होंने लोहे के हथियार बनाए होंगे, जिसका प्रमाण उत्खनन से मिलता है। लोहे के हथियार तो उस समय बनने शुरू हो गए थे। कब की हम बात करते हैं, जब हम मगध की बात करते हैं तो लोह अयस्क की मैंने वो चैप्टर में बताया है आपको, उस लेक्चर में बताया कि मगध में लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता था। तो छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में, वहाँ से लोह अयस्क प्राप्त होता था और वहाँ से फिर उन्होंने हथियार बनाने शुरू किए थे। तो फिर सातवाहन वंश ने भी क्या किए थे, लोहे से हथियार बनाए होंगे। करीमनगर और वारंगल में लोह अयस्कों के भंडार थे, जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया है उसमें, जिसका उन्होंने भरपूर प्रयोग किया था। वहाँ से उन्होंने लोह अयस्क को निकाला, उससे हथियार बनाए थे। कोलार क्षेत्र में उस समय के कार्य होने के परिणाम मिलते हैं। आपने अगर KGF नामक एक मूवी थी वो देखी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, KGF, कोलार गोल्ड माइंस। ठीक है, तो कोलार गोल्ड माइंस है। तो वहाँ पे उस समय जो कोलार क्षेत्र था, तो वही कोलार क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे कार्य किया था। तो उन्होंने उसका प्रयोग बहुमूल्य धातु के प्रयोग के रूप में किया होगा। वहाँ से उन्होंने जो कोलार गोल्ड माइंस था, जो कोलार गोल्ड क्षेत्र था, मतलब सोने का क्षेत्र था, तो वहाँ से उन्होंने स्वर्ण को क्या किया था, उसका उत्खनन किया था और उसे फिर उस समय जो बहुमूल्य धातु के प्रयोग के रूप में उन्होंने उसका प्रयोग किया होगा। मतलब व्यापार के लिए भी वो प्रयोग कर सकते थे, कुछ अन्य धातुओं के लिए उसका व्यापार कर सकते थे। विदेशी दस्तावेजों में आंध्र को कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। मतलब आंध्र जो राज्य है उस समय का जो उनका राज्य रहा उसमें कपास वहाँ पर होता था, और विदेशी जो दस्तावेज हैं उसमें उस क्षेत्र के लिए, आंध्र के लिए कपास उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध बताया गया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कपास उत्पादन उस समय होता होगा। धान की रोपाई से लोग अवगत थे, जिससे यह क्षेत्र चावल का भंडार बन गया और अर्थव्यवस्था उन्नत हुई। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि अर्थव्यवस्था इनकी उन्नत, भाई इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया, तो अर्थव्यवस्था उन्नत थी। कृषि वहाँ पे बड़े पैमाने पर की गई। अब बड़े पैमाने पर जब कृषि उत्पादन होगा तो फिर कर भी राजा लेते होंगे, साथ में उनके पास खाने भी हैं। कोलार क्षेत्र में भी उन्होंने उत्खनन किया होगा, साथ में उनके पास जो लोहे के भी वहाँ पे भंडार थे, तो उन्होंने फिर हथियार भी बना लिए। साथ में उनके बहुमूल्य धातुएं भी उनको मिल गई। साथ में वहाँ पे धान की रोपाई हो रही है, बहुत ज़्यादा चावल की रोपाई हो रही है। ठीक है, चावल वहाँ पे उत्पादन हो रहा है और चावल का वहाँ पे भंडार ही बन गया था। तो अर्थव्यवस्था अपने आप में ऊपर उठनी ही थी और उनको राज करना भी आसान उनको हुआ, क्योंकि हथियार उनके पास हैं। दूसरा, उनके पास बहुमूल्य रत्न उनके पास हैं, चावल यानी कि उनके पास जो कृषि से उत्पादित होने वाली चीज़ें हैं वो उनके पास हैं। तो धीरे धीरे कर भी उनको मिला, साथ में हथियार भी थे, तो ऑब्वियसली उनको वहाँ पे उन्नति अर्थव्यवस्था की होनी थी और उनको राज करना इसलिए आसान बना, जैसे कि हमने मौर्य में भी इस प्रकार से पढ़ा था। प्लिनी के अनुसार, प्लिनी एक इतिहासकार हुए, इनके पास 1,00,000 पैदल सेना, 2,000 घुड़सवार और 1,000 के लगभग हाथी थे। तो इतनी बड़ी सेना उनके पास उस समय हुआ करते थे, जिसका अर्थ है कि इतनी बड़ी सेना का खर्चा संभालने के लिए किसान खूब पैदावार करते होंगे। प्रशासन इकाइयों को मौर्य प्रशासन के अनुसार ही बनाए रखा था, थोड़ा बहुत चेंजेज भी हुए थे। जिलों को आहार और अधिकारियों को अमात्य और महामात्य कहा जाता था। जो उस समय के ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी रहे होंगे तो उनको अमात्य और महामात्य कहा जाता था। मौर्य शासनकाल में भी वही कहा जाता था। प्रशासनिक विभागों को राष्ट्रीय और उच्च अधिकारियों को महाराष्ट्रिक कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? तो यह आपने पॉइंट नोट करके रखना है कि प्रशासनिक विभागों को राष्ट्रीय और उच्च अधिकारियों को महाराष्ट्रिक उस समय कहा जाता था। ग्रामीण ग्रामीण इलाकों के प्रशासन का कार्य गोलमिका नामक कोई अधिकारी उस समय रहा होगा, तो उसको सौंपा गया था। किसका प्रशासन का कार्य? तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का उस समय कार्य होता था, तो वह गोलमिक को सौंपा गया था। इन्होंने अपने सामंतों को 3 श्रेणियों में बंटवारा किया। जो इनके सामंत होते थे, सामंत कौन होते थे? सामंत होते थे जो अन्य राज्य या फिर सामंत को, जैसे कि आप अगर आपने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो अकबर एक आता है मनसबदारी प्रथा, तो मनसब हुआ करते थे, तो एक प्रकार का सामंती व्यवस्था ही थी। सामंत मतलब कुछ, भाई अब कोई बड़ा राज्य है उस, लेकिन उसके आसपास छोटे छोटे राज्य हैं, या जैसे हम एक राज्य मान के चलते हैं, और आजकल जो जिले बने हुए हैं, तो जिले का जो प्रशासक होगा वो राज्य का एक प्रकार से सामंत हो गया। उनके पास अपने छोटी मोटी सेनाएं भी उस समय हुआ करती थी, तो उसी प्रकार से सामंत भी उनके बनाए थे, और जिसके पास ज़्यादा सैनिक होंगे तो उस प्रकार से उन्होंने सामंत का भी बंटवारा किया था, जिनमें सबसे श्रेष्ठ सामंत राजा होते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उन्हें सिक्कों के नियंत्रण का अधिकार था। दूसरी श्रेणी में महाभोज होते थे, और तीसरी श्रेणी में सेनापति उनके सामंत होते थे। वास्तुकला में इनके समय में ठोस चट्टानों को काट काट कर कई चैत्यों और मठों का निर्माण हुआ था। किसके हुआ था? तो वह जो ठोस चट्टाने हैं, वास्तुकला में अगर हम बात करते हैं सातवाहन वंश के समय में वास्तुकला की, तो उस समय क्या हुआ था कि ठोस चट्टान जो होती थी उनको काट काट कर कई चैत्य और मठों का निर्माण हुआ था। किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चैत्य क्या होता है? तो चैत्य एक कई स्तंभों पर बना एक बड़ा हॉल होता है, जिसके बरामदे के सामने एक बड़ा प्रवेश द्वार होता है। मैं थोड़ी देर में आपको उसकी तस्वीर भी दिखा दूंगा कि चैत्य क्या होता है। यह बौद्ध धर्म के मंदिर की तरह कार्य करता है। सबसे प्रसिद्ध चैत्य पश्चिम दक्कन में कौरले का है। कौरले का चैत्य सबसे प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर है चैत्य? पश्चिम दक्कन में, जो कि लगभग 40 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है, जो कि वास्तुकला के हिसाब से बेहतरीन नमूना है। सीधी सी बात है, बेहतरीन नमूना होना भी चाहिए, क्योंकि 40 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है, तो उस समय के हिसाब से काफ़ी फिर बेहतरीन माना जा सकता है। मठ बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु चैत्यों के निकट में खुदाई करके वहाँ पे मठ बनाए जाते थे, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास के प्रयोग हेतु होते थे। स्तूपों का निर्माण भी हुआ। स्तूप क्या होता था? तो स्तूप, सांची का स्तूप आपने नाम सुना ही होगा, अमरावती का स्तूप। तो क्या होता था स्तूप में क्या होता था कि जो बौद्ध हुए, उनका जो अवशेष है, उनकी मृत्यु के उपरांत, पहले तो बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब 2 भागों में बढ़ता है, ठीक है, 2 भागों में बढ़ता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे अब बौद्ध धर्म के बाद की 2 भागों में बढ़ता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे अब मूर्ति पूजा भी शुरू हो जाती है। मूर्ति पूजा का अर्थ है जो बौद्ध के, जब बौद्ध निर्वाण प्राप्त करते हैं, तो उनके जो अवशेष थे, ठीक है, तो उनको जगह जगह पर लाकर उनको गाड़ दिया गया या फिर उनको रख दिया गया। तो वहाँ पर क्या चैत्यों का वो स्तूपों का निर्माण हुआ, और इसी पर जैसे कहीं पे उनकी कुछ रख दिया, कहीं पे कुछ रख दिया, ठीक है, जो उनके अवशेष थे तो वह रख दिए गए, और वहाँ से क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया था। जैसे सांची का स्तूप व अन्य स्तूपों में उनके अवशेष रखे हुए थे। तो स्तूप बुद्ध के किसी अवशेष पर निर्मित किसी बड़े आकार के गोलाकार संरचना है। सबसे प्रसिद्ध स्तूप अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूप हैं, जो कि इसी काल में बने थे। कौन कौन से? अमरावती और नागार्जुन कोंडा के जो स्तूप हैं, वह क्या होते हैं कि एक बड़ी गोलाकार संरचना है। हम उसको भी देखने की अभी कोशिश करेंगे चित्र में। सातवाहन राजाओं द्वारा प्राकृत भाषा में पुस्तकें भी लिखी गई थी। सातवाहन जो राजा थे उन्होंने प्राकृत भाषा में पुस्तकें लिखी। प्राकृत ग्रंथ गाथा सतशयी या फिर गाथा सप्तशती हल नामक सातवाहन द्वारा यह पुस्तकें लिखी गई थी। कौन सी पुस्तकें? तो प्राकृत में लिखी गई हैं, गाथा सतशयी या फिर गाथा सप्तशती। ये देखिए, ये क्या था? तो एक चैत्य है, बड़ी बड़ी मीनारें बनी हुई हैं, और एक गोलाकार यहाँ पे फिर एक दरवाजा होती है, मंदिर टाइप का एक होता था बौद्ध धर्म के लिए। और ये क्या है? एक स्तूप है। बुद्ध के अवशेष यहाँ अंदर रखे रहते हैं, और यह एक स्तूप है, संरचना था, गोलाकार एक संरचना है। और ये जो सब बाहर जो रेलिंग है, ठीक है, इसके बाहर जो ये रेलिंग बनी हुई है,
और यह क्या होता है, मोनेस्ट्री यानी कि मठ। इस प्रकार से बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे उनके रहने के लिए यहाँ पे मठ बने हुए होते थे। तो दोस्तों हमने आज क्या क्या जाना, हमने जाना आज जो मौर्योत्तर काल में पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल के बारे में हमने 3 वंशों के बारे में यहाँ पे चर्चा की। एक तो शुंग वंश, उसके बाद आता है कण्व वंश, ठीक है, उसके बाद आता है सातवाहन वंश। तो इस प्रकार के 3 वंश होते हैं जो इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप जो भी है आपने नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको यह थोड़ा सा याद रह सके और आप एक बार बार इसका रिवीजन कर सकें और आपको चीज़ें ढंग से याद रह सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में यह पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके और आपको मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर धन्यवाद।